नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और सबसे पहले आज आप सबको मैं दशहरे की बधाई देना चाहता हूं। इतने दिनों से नवरात्रि का महापर्व चल रहा था और आज दशहरा है यानी विजयादशमी। मेरा संबंध जो है एक बंगाली परिवार से है और आप सब ऑब्वियसली मेरे नाम या सरनेम से ये बात समझ पाते होंगे। हम लोगों के लिए तो दुर्गा पूजा जो है वो बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन कुछ ड्यूटी की मजबूरियां समझें या जो कहें, मैं इस बार दशहरे में अपने घर नहीं जा पाया, तो मैं अपने घर को, दुर्गा पूजा को बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन अगेन एक खलिश सी रहती है, एक तकलीफ़ रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं है क्योंकि काम सर्वोपरि है। बहरहाल, आज आप सबको मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है और लखनऊ के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले गोंडा और बहराइच से भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या मामला है। लखनऊ में एक पुलिस स्टेशन है, सुशांत गोल्फ सिटी। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 6 सितंबर को एक शख्स पहुंचता है जिसका नाम है पुष्पेंद्र तिवारी। पेशे से ये तिवारी जी जिम ट्रेनर हैं और ये जाकर वहाँ एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं और ये कहते हैं कि आज से 4 दिन पहले यानी 2 सितंबर को मैं अपनी बीवी सोनी तिवारी को फिनिक्स प्लासियो मॉल के पास छोड़कर गया था, चूंकि वो किसी से मिलना चाहती थी। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन, 4 दिन गुजर चुके हैं, मेरी बीवी घर नहीं आई है। मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, उसका फ़ोन जो है उसमें घंटी तो बज रही है, मगर उससे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि फ़ोन पिक नहीं हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मेरी बीवी को ढूंढिए। तो कुल मिलाकर गुमशुदगी का एक मामला पुष्पेंद्र तिवारी नाम के एक जिम ट्रेनर की ओर से लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज करवाया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और चूंकि बिल्कुल ही क्लूलेस मामला था और जो कंप्लेन करने आया था वो सबसे क्लोजेस्ट आदमी था, जो गायब हुई थी उसका खुद पति था। तो पुलिस ने सबसे पहले पुष्पेंद्र से ही पूछताछ करने का फैसला किया। पुष्पेंद्र से जब पूछताछ हुआ तो पुष्पेंद्र ने बताया कि वो इन दिनों गोंडा में रहता है और गोंडा में मस्कनवा बाजार में उसका अपना एक जिम है। इससे पहले वो लखनऊ में ही रहता था, लेकिन उसकी जो पत्नी है सोनी तिवारी, वो गोंडा में नहीं रहती है बल्कि वो लखनऊ में रहती है और लखनऊ में वो रहती है गुडम्बा के आदिल नगर इलाके में एक किराए के मकान में। तो कुल मिलाकर पति पत्नी अलग रहते थे, लेकिन पुष्पेंद्र ने ये बताया कि वो अक्सर अपनी बीवी से मिलने गोंडा से लखनऊ आया करता था, साथ में वक्त गुजारते थे और फिर वो वापस अपने काम पर चला जाता था। जिस तरह बाहर काम करने वाले लोग आमतौर पर फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, इनका भी केस कुछ ऐसा ही था। तो पुष्पेंद्र से जब बात हुई और उसकी बीवी के बारे में पूछताछ पुलिस ने की, तो पुष्पेंद्र ने बताया कि उसकी सोनी तिवारी से लव मैरिज हुई थी और ये लव इतना इंटेंस था कि सोनी तिवारी जो कभी मुस्लिम थी, उसने अपना धर्म बदल लिया और वो सोनी तिवारी बनी। पहले जो उसका नाम था वो इशरत था और इशरत जहां जो है, इशरत परवीन, माफ़ कीजिएगा, इशरत परवीन जो है उससे पुष्पेंद्र की मुलाकात एक जिम में ही हुई थी, क्योंकि पुष्पेंद्र जिम ट्रेनर था तो इशरत वहां आया करती थी। और उन दिनों पुष्पेंद्र जो है वो लखनऊ में ही मड़ियाँव है, वहाँ पर जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहाँ इशरत परवीन आती थी, दोनों में बातचीत हुई, मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन इसी बीच पुष्पेंद्र को लगा कि वो अपना करियर जो है मॉडलिंग में बना सकता है, तो उसने मुंबई का रुख किया और वो मुंबई चला गया। लेकिन ये जो इशरत है, उसको जब लगा कि उसका बॉयफ्रेंड मुंबई चला गया है तो वो उसे मिस करने लगी और वो भी मुंबई गई और फाइनली मुंबई में ही इशरत जो है वो कन्वर्ट हुई और वो सोनी तिवारी बनी और उसने पुष्पेंद्र से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद दोनों की ज़िंदगी खुशहाल मुंबई में चल रही थी, लेकिन कोविड का दौर आया और कोविड के दौर में नौकरी फिर पुष्पेंद्र की गई और वो मुंबई में भी जिम में ही काम करता था और कुछ दिनों तक वो मॉडलिंग के लिए ट्राई कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था।
रुपए पैसे कम पड़ने लगे, तो फाइनली उनको मुंबई फिर से छोड़ना पड़ गया। और ये जो पति पत्नी थे, ये मुंबई से वापस आए लखनऊ। लेकिन जो सोनी तिवारी है, उसने लखनऊ में ही रहने का फैसला किया और गुडम्बा के आदिल नगर इलाके में उसने एक मकान किराए पर लिया और रहने लगी। जबकि उसका जो पति है पुष्पेंद्र, वो अपने होम टाउन गोंडा चला गया और गोंडा में उसने अपना एक जिम खोल लिया और उसने अपने कारोबार की शुरुआत की। अब ये जो लड़की थी सोनी, ये बार बार पुष्पेंद्र से कहती थी कि आप लखनऊ चले आओ, हम लोग यहाँ काम करते हैं, साथ में रहते हैं। लेकिन कुछ समझ लीजिए धंधे की मजबूरी, कुछ घर वालों का दबाव, वो लड़का जो है पुष्पेंद्र, वो लखनऊ अपनी बीवी के पास नहीं आ पा रहा था। तो इनका फ्रिक्वेंटली जो है वो मिलना जुलना था। और अब 2 तारीख को वो अपनी बीवी से मिलने के लिए आया था और 2 तारीख को ही उसकी बीवी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। गायब कहाँ से हुई? गायब हुई वही सुशांत गोल्फ सिटी थाने के हद में, जो फिनिक्स प्लासियो मॉल है उसके बाहर से। एफआईआर जब पुष्पेंद्र ने दर्ज करवाई तो उसके बाद पुलिस ने पूछा कि भाई कितने बजे छोड़ने आए थे, तो उसने बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम बताया। कहा कि यही तकरीबन सुबह 6-7 बजे। और ये भी कहा कि उसको छोड़ने के बाद मैं अपनी बाइक से आगे निकल गया, वो वहीं रुकी रही, किसी का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इसके बाद उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अभी भी उसका फ़ोन उठ नहीं रहा है। तो जब पुलिस को ये बात उसने बताई तो पुलिस ने सबसे पहले सोनी का जो मोबाइल फ़ोन था उसे पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया और ये देखने की कोशिश की कि आखिर इसका लोकेशन कहाँ पर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने दिन गुजरने के बावजूद, अब पता नहीं ये कितना सच बोल रहा था, कितना झूठ बोल रहा था, जो भी वजह हो, लेकिन सोनी का मोबाइल फ़ोन जो है वो उसी फिनिक्स प्लासियो मॉल के आसपास ही एक्टिव शो कर रहा था और उसमें घंटी भी बज रही थी। हालांकि फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। तो ये एक बात थी जो थोड़ी चौंकाने वाली थी। और दूसरी बात ये कि अर्ली मॉर्निंग में, इतनी अर्ली मॉर्निंग सुबह तकरीबन 6-7 बजे इसने अपनी बीवी को क्यों उस मॉल के बाहर छोड़ा, ये जब सवाल पुष्पेंद्र से पूछा गया तो पुष्पेंद्र इसका भी कोई बहुत कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाया। हालांकि उसने कहा कि मेरी बीवी किससे मिलने जाना चाहती थी तो मैंने अर्ली मॉर्निंग छोड़ दिया। और पुलिस को जो तीसरी बात पता चली वो ये कि दोनों साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। तो ये जो 3-4 एलिमेंट थे, मोबाइल फ़ोन का उसी मॉल के पास लोकेट होना, दिखना, इतने अर्ली मॉर्निंग उसका अपनी बीवी को छोड़ना, और बीवी को छोड़ने की बात उसने बताई 2 तारीख की, एफआईआर उसने दर्ज करवाया 6 तारीख को। और इसके बाद ये भी पता चला तफ्तीश के दौरान और पूछताछ के दौरान कि दोनों अलग अलग रहते थे। तो इन सारी बातों की कड़ियाँ जोड़ते हुए पुलिस को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनी की गुमशुदगी में पुष्पेंद्र का ही हाथ हो। और बॉडी लैंग्वेज से भी पुलिस सेंस कर रही थी। तो फाइनली पुलिस ने पुष्पेंद्र को दोबारा थाने में बुलाया और थाने में बुलाकर उसने पुष्पेंद्र से सख्ती से पूछताछ की। और जब सख्ती से पूछताछ की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पुष्पेंद्र अपनी बीवी की गुमशुदगी पर बहुत दुखी नज़र आ रहा था, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, वही अपनी बीवी की गुमशुदगी के पीछे निकला। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने सिर्फ गुमशुदगी के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी है, यानी वो सोनी तिवारी की जान ले चुका है। और जान लेने की तारीख उसने बताई 2 सितंबर। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि कैसे तुमने हत्या की और कहाँ हत्या की और तुमने एफआईआर फिर क्यों दर्ज कराया। तो उसने जो कहानी बताई अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। पुष्पेंद्र और सोनी के बीच जाहिर है कुछ तो अनबन रही होगी जिसकी वजह से यह हत्या हुई, लेकिन हत्या की साजिश कैसे रची पहले आप ये जान लीजिए। पुष्पेंद्र अपनी बीवी से मिलने के बहाने 2 सितंबर को ही गुडम्बा पहुंचा। आदिल नगर में जो मकान किराए का था वहाँ वो अपनी बीवी के पास आया, बीवी से उसने बातचीत की और थोड़ी ही देर बाद उसने किसी बहाने से अपने भाई गोविंद तिवारी और एक दोस्त सूरज, इन दोनों को बुला लिया और कहा कि ये आज हमारे साथ ही रहेंगे, यहीं लंच वगैरह करेंगे और इनको भी कुछ काम है लखनऊ में, इसके बाद फिर ये निकल जाएंगे। तो ये बातचीत हुई और 2 तारीख को वो तीनों वहाँ पर आए। मौका देखकर, चूंकि इन तीनों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, मौका देखकर इन तीनों ने सोनी को ओवरपावर किया, अपने कब्जे में लिया। और आप समझ ही सकते हैं कि जिम ट्रेनर था तो अपने आप में वो काफ़ी बलशाली है पुष्पेंद्र, और साथ में 2 लड़के और, तो 3 लोगों ने मिलकर एक लड़की को काबू किया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद उन्होंने तय किया कि इस मामले को उलझाना है ताकि हम कभी पकड़े न जाए। तो उन्होंने सोनी का जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन को फिनिक्स प्लासियो मॉल के पास ले जाकर ऑन कंडीशन में एक झाड़ी में छिपा दिया या फेंक दिया, जो भी कहें आप। और ये जो लाश थी उसकी बीवी की, सोनी की, उसको एक प्लास्टिक के बोरे में भरा और पुष्पेंद्र ने अपने भाई और दोस्त की मदद से उसे अपनी कार में लोड किया और लखनऊ से ड्राइव करके वो चला गया बहराइच। गोंडा और बहराइच जो है वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आसपास सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। तो बहराइच में घाघरा नदी बहती है और वहाँ घाघरा नदी में, घाघरा की उफनती धारा में उसने जो है सोनी की लाश जो है डाल दी। और वहाँ से फिर ये तीनों अलग अलग जगहों पर चले गए। जो दो भाई थे, भाई और दोस्त, वो तो अपने घर लौट गए गोंडा, और बाकी ये वापस लखनऊ आया प्लान के तहत। एग्जैक्टली आने के बाद वो इंतज़ार करता रहा ताकि मामला थोड़ा पुराना भी हो जाए, और वो पुलिस को ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने दिनों से ढूंढ रहा था, नहीं मिला तो अब मैं आया हूँ। तो फाइनली 2 तारीख को वो हत्या हुई और 6 तारीख को इसने आकर एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखिरकार वो पकड़ा गया। इसमें कुछ और बातें हैं जो जानना ज़रूरी है, वो ये कि आखिर हत्या हुई क्यों, और दूसरा ये कि इन तीनों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस को उलझाने के लिए जो मोबाइल फ़ोन वाली साजिश रची, उसके पीछे एक फ़िल्म थी, जिस फिल्म को इन तीनों ने देखा कत्ल करने से पहले। वो उस फिल्म को पहले भी देख चुके थे और उस फिल्म के बारे में जानते थे, लेकिन करने से पहले एक बार और देखा तीनों ने बैठकर, और इसलिए देखा ताकि उन तीनों के दिमाग में उस फिल्म के जो सीक्वेंस हैं वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं, घुस जाएं, और उनको पुलिस को गुमराह करने में मदद मिल सके। इस फिल्म का नाम तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब गेस करें कि ये कौन सी फिल्म रही होगी जिसको देखकर इन्होंने ये साजिश रची। और मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूं, वो ये कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म को देखकर ये कोई पहली घटना नहीं हुई है, बल्कि इस फिल्म को देखकर हमारे देश में अब तक बीसियों हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं, और जिसका जिक्र हम अलग अलग मौक़ों पर क्राइम तक में भी कर चुके हैं, अलग अलग स्टोरीज में भी कर चुके हैं। तो इस बार आपके लिए वो मेरे हिसाब से एक रिडल है, एक पहेली है। आप उस फिल्म का नाम बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऑब्वियसली जैसा कि हमारी परिपाटी है, मैं कोशिश करूँगा कि नाम जो है वो भी आप लोग जो सही जवाब देंगे उनका नाम मैं यहाँ पर पढ़ूंगा भी। तो खैर, ये तो एक बात रही कि फिल्म देखकर इन्होंने साजिश रची और साजिश रचने के बाद हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि हत्या क्यों की। तो हत्या यूं की कि पति पत्नी अब अलग अलग रहते थे और पुष्पेंद्र को यह लगता था कि उसकी बीवी सोनी तिवारी के किसी और से रिलेशन हो गए हैं, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और लखनऊ में अलग रहती है। इसके अलावा चूंकि एक इंटर रिलीजन मैरिज था, ऑल्दो ये लड़की जो है कन्वर्ट हो चुकी थी, लेकिन पुष्पेंद्र के घर वाले जो है इस शादी से बहुत खुश नहीं थे और वो बार बार पुष्पेंद्र को कहते थे कि उस लड़की से पीछा छुड़ाओ। तो एक तरफ घर का प्रेशर, दूसरी तरफ अलग अलग रहना और सोनी के साथ बार बार इन्हीं मसलों को लेकर सोनी और पुष्पेंद्र के बीच लड़ाइयाँ होना, ये सारी वजहें थी जिन वजहों के चलते इस जिम ट्रेनर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सबूत मिटाने या छिपाने के लिए मोबाइल फ़ोन वाला वो ड्रामा किया। लेकिन फाइनली वही मोबाइल फ़ोन जो है उसकी वजह से ही ये पकड़े भी गए। पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की, मोबाइल फ़ोन के लोकेशन को पुलिस देखकर शक कर रही थी कि अगर मोबाइल फ़ोन उसी मॉल के पास अभी भी है और वो महिला कहीं गायब हो गई है तो इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है। तो पुलिस ने जब अपना दिमाग दौड़ाया तो पुलिस को भी शक पुष्पेंद्र की तरफ ही गया और फाइनली जब पुष्पेंद्र से पूछताछ हुई तो पुष्पेंद्र ने न सिर्फ कत्ल की बात बताई बल्कि लाश बहराइच में घाघरा नदी में डालने की बात भी बताई और ये भी बताया कि मोबाइल फ़ोन उसने कहाँ छिपाया था। फिर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लखनऊ से उसकी बीवी सोनी का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया और फाइनली पुलिस ने ये जो किरदार हैं इस कत्ल के, पुष्पेंद्र, उसका भाई गोविंद और उसके इनके दोस्त सूरज, इन तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो आज की कहानी यहीं तक। और इस कहानी में जो क्रक्स है मेरे हिसाब से वो यही है कि एक प्यार जो बाद में नफ़रत में तब्दील हो गया और तब्दील होने के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। फिल्म से प्रेरित होकर हत्या की साजिश रची, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है, तो आखिरकार ये भी पकड़े ही गए।
मुझे लगता है कि अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं कराते या एफआईआर दर्ज कराने में शायद देरी करते तो इनके पकड़े जाने में थोड़ी और देरी होती, क्योंकि सोनी के घर वालों की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसा फैमिली मेम्बर था जो उसके टच में था, क्योंकि आपको पता है इंटर रिलीजन मैरिज के बाद अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब पुष्पेंद्र ने खुद ही जाकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की और वो पकड़ा गया। ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ क्राइम करने का तौर तरीका बता रहा हूँ या कोई टिप ऑफ दे रहा हूँ किसी को। ये बताने का मेरा सिर्फ मतलब यही है कि गुनहगार जितना भी चालाकी करे वो आखिरकार पकड़ा जाता है। और एफआईआर दर्ज कराना भी पकड़े जाने की एक वजह बनी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं भी कराता तो देर सवेर किसी और वजह से वो ज़रूर पकड़ा जाता। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, क्योंकि एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने ये देखा है कि 99.99% कहने का मतलब ये कि तकरीबन सारे ही मामले, खासकर कत्ल के, वो देर सवेर ज़रूर सुलझ जाते हैं। कुछ एक मामले ऐसे होते होंगे जो ट्रेस नहीं हो पाते, नहीं सुलझ पाते, वरना मैंने ऐसे भी देखा है कि 20-20 साल बाद कत्ल के मामले भी सुलझे। तो जैसा कि हमारी परिपाटी है, आप सब जानते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप सब लोग जो कमेंट्स करते हैं उस कमेंट्स को सिर्फ पढ़ के जो है वो मैं चुप न रह जाऊं, बल्कि आप लोगों से कम्युनिकेट करूं, इंटरैक्ट करूं। और उसी के तहत अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ने वाला हूं और कुछ आप सबके नाम भी मेंशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले विजेंद्र सिंह जी का नाम मुझे सबसे ऊपर दिख रहा है। उन्होंने वेरी गुड लिखा है बट सैड स्टोरी लिखा है। कल असल में मैंने मुंबई के पास वसई एक जगह है, वहाँ की एक मर्डर मिस्ट्री सुनाई थी, जिसमें एक महिला का कत्ल उसके ससुराल वालों ने कर दिया था और उसका सिर कहीं और फेंका था और धड़ कहीं और निपटाया था। और 1 साल बाद उस मामले का खुलासा हुआ। कैसे खुलासा हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। बहुत ही जिसे कहते हैं कि उलझाने वाली कहानी है और पुलिस की तफ्तीश की दाद देनी होगी। और उसी कहानी पर ये सारे कमेंट्स आए हैं जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो विजेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। कैंडिड फेलो के नाम से एक कमेंट है और इन्होंने लिखा है कि फ़ैन फ्रॉम पाकिस्तान कराची। तो ठीक है, बहुत एहतराम आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। RK 100 का कमेंट है और इन्होंने लिखा है कि बॉस बिल्कुल मज़ा नहीं आया, यू आर जस्ट रीडिंग द स्टोरी लाइक एन एसे। तो उनके कहने का मतलब ये था कि मैं बिल्कुल कोई निबंध या रचना पढ़ने जैसी कोई कहानी पढ़ रहा हूँ। ऑल्दो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि पॉइंटर होते हैं उसे देखकर बोलता हूँ, लेकिन ठीक है, मुझ में कुछ कमी रही होगी 100 साहब, उसको मैं और दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। विनय कुमार जी का कमेंट आया है। अर्चना शर्मा जी हैं और ये लिखती हैं कि मेरा वीडियो जो है वो उनके लिए एक प्लीजेंट सरप्राइज़ है। और 1 साल पहले उन्होंने देखा था और उन्होंने नरेशन की तारीफ़ किया। थैंक यू वेरी मच अर्चना जी। जितेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि बरेली की कहानी सुनाओ। मनीष शर्मा जी, इन्होंने वेलकम किया है। गुरप्रीत संधू और उन्होंने कहा है कि हम तो शमसर के साथ हैं। तो खैर, नसरीन कुरैशी का भी कमेंट आया है। साउंड इज़ वेरी लो, इन्होंने लिखा है। मैं कोशिश करूंगा कि साउंड इस वीडियो से कम थोड़ा सा एनहेंस हो जाए ताकि आप लोगों को प्रॉपरली सुनाई दे। तो गुरप्रीत संधू जी का मैंने जिक्र किया ही। देदारुल बापू, KPT, राम कुमार त्रिपाठी, रोहित खीचर, पूजा सिंह, हर्षिता चतुर्वेदी जी ने मुझे फेसबुक पर भी मैसेज भेजा था। थैंक यू हर्षिता, आपने बहुत मोटिवेट किया। और लिटिल रेन ड्रॉप्स, आप तो रेगुलर हमें कमेंट करते हैं, हमारे वीडियो में करते हैं या करती हैं, ये मैं लिटिल रेन ड्रॉप्स को पढ़कर तो नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन आप जो भी हैं हमारे एस्टीम्ड व्यूअर हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें बड़ी इस बात की हैरानी है कि कुछ लोग इतने बर्बर कैसे हो जाते हैं। असल में जिस महिला की हत्या हुई थी उसकी हत्या करने के बाद सबसे पहले तो ससुराल वालों ने उसके हाथ पांव बांधे थे, उसे पानी से भरे टब में डुबो दिया था जिससे उसकी सांस रुक जाए, दम घुट जाए और वो मर जाए। जब वो महिला मर गई तो ससुराल वालों ने मिलकर उसका गला काटा। फिर सबूत छिपाने के लिए गला काटने के बाद जो कटा हुआ सर था उसके सारे बाल मुड़ दिए, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रिमर से सारे बाल हटा दिए। एक होठों के ऊपर एक तिल था, उस तिल को स्कूप करके यानी खोद करके बाहर निकाल दिया। तो कितने बर्बर, कितने पाशविक लोग हैं, इसके बारे में लोगों ने कमेंट किया है यहाँ पर। और नितिन मानेरिकर, इन्होंने लिखा है नाइस टू सी यू बैक। थैंक यू वेरी मच नितिन जी। पूर्वा जैसी का भी कमेंट है। इरफान महमूद आलम, मंटू सिंह, आरोपी को कौन सी सज़ा हुई? देखिए, अभी तो कुछ दिन पहले का ये मामला है, मेरे ख्याल से
इसी महीने वो केस, इसी नहीं लास्ट पिछले महीने वो केस डिटेक्ट हुआ है, तो इतनी जल्दी सज़ा तो होने से रही, लेकिन जितना जघन्य हत्याकांड है, कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा तो होगी ही, यानी ताउम्र कैद। अगर ज़्यादा हो गई तो समझ लीजिए कि फांसी की सज़ा भी हो सकती है। अब ये कोर्ट में पुलिस कैसे मुकदमे को रखती है, क्या सबूत पेश करती है, कोर्ट उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखता है या नहीं, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी ने भी कमेंट किया है, अंकित अग्रवाल का कमेंट है, नवाज़ अंसारी सीजी क्लासिक सॉन्ग्स के नाम से एक आईडी है, उससे कमेंट है, माई वे हाईवे आप कमेंट करते हैं हमेशा। चंदन मिश्रा जी, मनीष तिवारी जी, संगीता मेथरस, इनका भी कमेंट आया है। मुझे नहीं पता कि आपका सरनेम मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पाता हूँ या नहीं, लेकिन चूंकि आप हिंदी में भी कमेंट करती हैं तो संगीता जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सरनेम एक बार हिंदी में भी लिख कर भेजें, जिससे मुझे समझ में आए कि एग्जैक्टली सरनेम क्या है। METRAS, मेतरस, मेतरस ही होना चाहिए, पता नहीं। पूजा पंत। और संगीता जी मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये इस सरनेम वाले लोग भारत के किस कोने से होते हैं, तो ये मेरे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि सरनेम से मैं लोगों के लोकेशन को आइडेंटिफाई करूँ। जैसे पूजा पंत हैं, इनका नाम पढ़ के मुझे लग रहा है कि शायद इनका ताल्लुक़ उत्तराखंड से हो या उत्तर प्रदेश से भी। ज्योति गुलाटी, पंजाब से ताल्लुक़ हो सकता है, गुलाटी पंजाबी होते हैं। लोकल स्पोर्टी के नाम से एक आईडी है, उनसे कमेंट आया है। और सम्राट सेन हैं, सम्राट सेन हैं, तो सेन तो देखिए मध्य प्रदेश में भी होते हैं और बंगाल में भी होते हैं, लेकिन नाम जब सम्राट है तो ये ज़रूर बंगाल के होंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। प्रवीण कुमार और मेम के नाम से एक आईडी है, उन्होंने वी लव यू सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच। चंद्रिका कक्कड़, GK प्लस के नाम से भी आईडी है। और सोफिया सनी, ओम प्रकाश, अख्तर अली, हैप्पी नवरात्रि लिखा है रतन विश्वकर्मा SP जी ने, थैंक यू वेरी मच। रामा दास ने भी कमेंट किया है, रामा भी पढ़ सकते हैं इसको, रमा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है रमा पढ़ना ठीक है। शीतल शर्मा जी का भी कमेंट आया है, विकास कुमार जी का भी आया है। और जैसा कि आप जानते हैं मैं जो ये नाम पढ़ता हूँ और कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसको रैंडमली एक तरफ से पढ़ता जाता हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आगे इसको बढ़ाऊँ, ताकि सिर्फ एक ही तरफ के नाम या कमेंट ना पढ़ूं बल्कि आगे के भी पढ़ पाऊँ। विकास कुमार, मनोहर सिंह और याहिया जी का कमेंट है कुवैत से, और ये लिख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ जमशेदपुर, ये भी जमशेदपुर से हैं। तो नाइस टू नो दैट, आप समझते हैं कि मैं जिस शहर का हूँ उसका नाम आते ही चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग जो अपने अपने शहरों से या गाँव से या जड़ों से थोड़े दूर रहते होंगे या बाहर रहते होंगे, उनके साथ ये चीज़ होती होगी कि वो एक लगाव और नॉस्टैल्जिया फील करते होंगे। गुड़िया देवी जी, मोहम्मद अहमद आज़मी, प्रदीप यादव, अरमान सिंह। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमेंट्स रैंडमली देखने की कोशिश करते हैं। राजीव लाल जी का कमेंट है, इन्होंने लिखा है वेरी पुअर प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर वीडियो विथ फुल प्रिपरेशन। ठीक है राजीव लाल जी, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट्स का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और मोहम्मद उमैर साहब का भी कमेंट है, फरहाद अली, अनुराग अपस्टॉक्स, यीशु मसीह के नाम से भी है, तो ये ट्रेडर भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और इनका नाम अनुराग है। तो आपकी आईडी से कम मुझे ये बात समझ में आई। जस्ट बिगनिंग और सना इस लाइफ विथ शीमा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। कृष्णा कुमारी जी ने बहुत दिन बाद दिखे हो, इन्होंने कहा मेरे ख्याल से कृष्णा जी आप उत्तर प्रदेश से हैं, और पिछली बार जब मैं लाइव आया करता था तो शायद आपसे मेरी इन मैसेजेस के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू बात हुई है, और आप शायद वाराणसी की हैं जहाँ तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ। प्लीज़ अपने बारे में लिखकर थोड़ा और बताएं और मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। शोभा कुलकर्णी जी, इन्होंने अच्छी आवाज़ कही है और कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग इस तरह से मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और इतने सारे कमेंट्स भेज रहे हैं। मैं इस सिलसिले को जारी रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इसी तरह का इंटरेक्शन जो है चलता रहे। अब से कुछ देर पहले मैं विनोद भाई साहब से ये कह रहा था, जो हमारे सीनियर कैमरा पर्सन हैं, कि मैं दिवाली की छुट्टियों में घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तब हो सकता है कि हमारा ये लाइव कुछ दिनों के लिए ना हो पाए, ऐसी मैं चिंता जता रहा था। हालांकि मेरे मन में ये इच्छा है बहुत दिली कि ये सिलसिला न टूटे, कम से कम हफ्ते में 5 दिन, जो मैं पहले भी आता रहा हूँ और अब भी आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हफ्ते में 5 दिन कम से कम उसको कंटिन्यू करूँ, ऐसे मेरे मन में बड़ी इच्छा है। तो विनोद जी ने मुझे सजेस्ट किया है कि वहाँ मैं कम से कम किसी दूसरे ज़रिए से, किसी मोबाइल फ़ोन से, आजकल तो एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन है,
अपना कोई वीडियो शूट करूं और उसको यहाँ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूं, जिससे मेरा ये जो मेरे और आपके बीच ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है वो न रुके। तो मेरी भी कोशिश होगी कि उसे मैं करूं, लेकिन मैं वो कितना कर पाता हूं ये देखने वाली बात होगी। मेरे लिए अपने आप में ये एक चैलेंज भी होगा। हालांकि मैं छुट्टी में जाऊंगा, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोगों से जुड़ना और बात करना हमेशा एक एक्साइटमेंट की वजह रहा है, तो उसे मैं काम के तौर पर नहीं लेता हूं और न लूँगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबसे कनेक्ट करूं। तो फिलहाल मुझे और मेरे जो सीनियर कैमरा पर्सन साथी है विनोद शिकारपुरी जी, उनको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।